आपने एक शब्द अक्सर सुना होगा, हफ्ता वसूली। हमारे देश में बहुत सारे अपराधी और गैंगस्टर्स अपने अपने इलाकों में हफ्ता वसूली करते हैं। ये हफ्ता वसूली गैर कानूनी होती है क्योंकि असल में ये अपराधी जो होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, गुंडे होते हैं, ये उन इलाकों के मालिक नहीं हैं। वो इलाका तो देश की जनता का है, सरकार का है, फिर भी ये एक मालिक की तरह वहां से हफ्ता वसूलते हैं और ये हफ्ता लोगों को देना पड़ता है। ऐसा ही अब हफ्ता वसूली का ट्रेंड हॉर्मुज में चल रहा है। सवाल है कि क्या ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया को हफ्ता वसूली का एक नया फॉर्मूला दे दिया है, और क्या अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, युद्ध में इनका इस्तेमाल किया जाएगा? असल में सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने 7 अप्रैल को सिंगापुर की संसद में कहा कि वो ईरान से सिंगापुर के समुद्री जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने या फिर ईरान को टोल देने के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो ईरान को कोई पैसा नहीं देंगे क्योंकि समुद्री जहाजों के लिए हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय रास्तों का इस्तेमाल करना उनका कानूनी हक है, और ये हॉर्मुज ईरान की प्रॉपर्टी नहीं है। ईरान ना तो किसी को रोक सकता है, ना किसी से पैसे ले सकता है, और ये दुनिया भर के समुद्री जहाजों का कानूनी हक है। ये कोई देश किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहा, और किसी समुद्री जहाज को ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करने से रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने एक उदाहरण देकर इसे समझाया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज का सबसे सकरा हिस्सा लगभग 38 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि सिंगापुर से गुजरने वाले एक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, यह सिर्फ 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब यह है कि हॉर्मुज के मुकाबले मलाक्का के रास्ते को बंद करना, ब्लॉक करना कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि हॉर्मुज तो फिर भी 38 किलोमीटर चौड़ा है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है यह तो सिर्फ 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर हॉर्मुज की तरह सिंगापुर जैसे देश भी समुद्री रास्तों को बंद करके इसके बदले में दूसरे देशों से टोल वसूलने लगे तो पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए सिंगापुर का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि समुद्री रास्तों से गुजरना जहाजों का अधिकार है, जिसे कोई देश अपनी मर्जी से रोक नहीं सकता। सिंगापुर के इस मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही है, आज आपको भी सुनना चाहिए। You may be aware that, in fact, if you add up all the maritime oil, crude and refined, you might be surprised that actually more flows through the Straits of Malacca and Singapore than even the Straits of Hormuz. If you think about global trade, container trade, there's far more flowing through this place. And the most important geographical fact, which most people are not aware of, the narrowest point in the Straits of Hormuz is 21 nautical miles. Guess what the narrowest point in the Straits of Singapore is? It's less than 2 nautical miles. So do you understand now why we have to take a categorical position that international law and UNCLOS is the constitution of the oceans, and this is a right. Freedom of navigation as a right and not a privilege for ships and planes. And this is of profound importance to Singapore. So to your specific question, yes, I have engaged with the Iranian foreign minister before the war. And yes, I'm sure I will engage him in the near future. But as a matter of principle, and not because we're taking sides, I cannot engage in negotiations for safe passage of ships or negotiate on toll rates, because to do so would be implicitly eroding this legal principle. So again, this is another example of Singapore upholding principle, not taking sides. विवेन बालाकृष्णन सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी और जायज़ बात कही है, और पूरी दुनिया को आज उनकी ये बात सुननी चाहिए और दुनिया भर के देशों को इस मुद्दे पर अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। इस समय पूरी दुनिया में 3 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं जिनमें चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? चोक पॉइंट्स वो जगहें होती हैं जहां से बहुत ज्यादा समुद्री व्यापार गुजरता है, जहां से बड़ी संख्या में समुद्री जहाज गुजरते हैं,
लेकिन रास्ता बहुत सकरा होता है। तो जब रास्ता बहुत सकरा है और समुद्री जहाज का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उसे चोक पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहां आप इस पूरे ट्रैफिक को चोक कर सकते हैं। आपने सड़कों पर भी ऐसा देखा होगा, सड़कों पर भी ऐसे बहुत सारे चोक पॉइंट्स होते हैं जहां पूरा ट्रैफिक एक जगह आकर मर्ज कर जाता है क्योंकि सड़क सकरी है और फिर वहां ट्रैफिक जाम लगता है। समुद्र में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, पहला ऐसा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, जहां के बारे में सिंगापुर के विदेश मंत्री बता रहे थे। यहां से पूरी दुनिया का लगभग 29% कच्चा तेल और लगभग 23% समुद्री व्यापार गुजरता है। यानी यहां हॉर्मुज से भी ज्यादा ट्रैफिक है। यह हॉर्मुज से भी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण रास्ता है। पश्चिम एशिया से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों तक ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और यह रास्ता ग्लोबल व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। अब सोचिए, किसी दिन सिंगापुर ने भी यहां से कह दिया कि हम टोल वसूलेंगे, अगर आपको यहां से गुजरना है तो सिंगापुर की इजाजत लेनी पड़ेगी और हम इसके बदले में पैसा लेंगे। हर समुद्री जहाज को पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा। दूसरा रास्ता आप देखिए, दूसरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में आप इतना लगातार सुन ही रहे हैं एक महीने से। यहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 11% समुद्री व्यापार गुजरता है और 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता लगभग बंद है और इसीलिए पूरी दुनिया अब परेशान हो रही है। पूरी दुनिया में सप्लाई कम हो गई है, तेल का दाम बढ़ गया है। और तीसरा बड़ा रास्ता है बाब अल मंदेब। यहां से पूरी दुनिया का लगभग 5% कच्चा तेल और 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। यूरोप और एशिया के बीच का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है और इस रास्ते के पास ही यमन के हूती विद्रोहियों ने वर्ष 2024 में कई समुद्री जहाजों पर हमले किए थे। तो यहां से भी समुद्री जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया था हूतियों ने, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन तब बड़ी प्रभावित हुई। अगर ऐसे रास्तों को बंद करने के लिए अलग अलग देश अपने अलग नियम कानून बनाने लगे तो पूरी दुनिया के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस मामले में पूरी दुनिया को एक होकर आवाज उठानी ही पड़ेगी। अब आपको यह बताते हैं कि क्या इसे लेकर कोई कानून है या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रास्तों को लेकर संयुक्त राष्ट्र का एक नियम है और वो नियम क्या कहता है, वो कानून क्या कहता है। वर्ष 1982 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक नियम है जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और इसे समुद्र का संविधान भी आप कह सकते हैं। और यह संविधान तय करता है कि समुद्र के किस हिस्से पर किस देश का नियंत्रण है और समुद्री जहाजों को किस किस रास्ते में आजादी से चलने का अधिकार है। इस नियम के मुताबिक समुद्री जहाज और आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट शांति काल में समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय रास्तों से बिना किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। रुकावट और कोई देश इसके लिए टोल नहीं वसूल कर सकता। जैसे अगर किसी देश ने खुद से इजिप्ट की सुएज कैनाल या अमेरिका की पनामा कैनाल की तरह कोई रास्ता तैयार किया है तो वहां पर टोल वसूला जा सकता है अगर वो देश आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में उस देश ने अपना पैसा लगाया है, तब तो वो वसूल कर सकता है। जैसे हमारे देश में जब आप सड़कों पर जाते हैं, पुलों पर जाते हैं तो बहुत जगह आप टोल देते हैं आजकल। जैसे ही आप हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पर जाते हैं तो आप टोल देते हैं, क्योंकि वो जो सड़कें बनी हैं, वो हाईवेज जो बने हैं, उसमें कोई प्राइवेट कंपनी ने अपनी लागत लगाई है और वो इसलिए आपसे पैसा ले रहा है। लेकिन हॉर्मुज का जो रास्ता है, इसमें तो ईरान कुछ ऑफर नहीं कर रहा। दुनिया भर के 164 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अमेरिका ने ना तो इस समझौते पर कभी हस्ताक्षर किए और ना ही इसे औपचारिक मंजूरी दी, यानी अमेरिका इसे मानता ही नहीं। एक और सवाल ये कि क्या ईरान संयुक्त राष्ट्र के इस नियम को मानता है? तो ईरान ने भी इस समझौते पर दस्तखत तो किए थे, लेकिन आज तक इसे औपचारिक मंजूरी नहीं दी। हालांकि इसके बावजूद हॉर्मुज में ईरान अमेरिका के वॉरशिप्स को तो रोक सकता है, लेकिन बाकी समुद्री जहाजों को नहीं रोक सकता। यानी ईरान को हॉर्मुज में निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, यानी अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी।